नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 समकालीनिज्म में सुरक्षा। और आज हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के नज़रिए से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न पहला हमसे पूछता है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए शत्रुओं से आज़ादी, ऑप्शन बी खतरे से आज़ादी, ऑप्शन सी केंद्रीय मूल्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। जब किसी देश पे या किसी व्यक्ति पर कोई खतरा नहीं होता तभी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो सुरक्षा की अवधारणा ही होती है कि खतरे से आज़ाद रहना। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए वैश्विक सुरक्षा से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा से, ऑप्शन सी पड़ोसी देश की सुरक्षा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के तहत हम दो तरह की धारणाएं पढ़ते हैं, एक बाहरी सुरक्षा के बारे में और एक आंतरिक सुरक्षा के बारे में। तो बच्चों बाहरी और आंतरिक सुरक्षा एक राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है, जिसका मतलब है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। तो हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछा गया है कि युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से विकल्प होते हैं। ऑप्शन ए आत्मसमर्पण करना, ऑप्शन बी दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना, ऑप्शन सी युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष डर जाए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमारा इसका आंसर उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी देश की सरकार के पास बच्चों युद्ध के समय में ये सभी प्रकार के विकल्प मौजूद होते हैं, जिसमें वो आत्मसमर्पण कर युद्ध के बिना ही अपने आप को आत्मसमर्पण कर सकता है, कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के वो मान भी सकता है, या फिर वो युद्ध के विनाश को इस हद तक बढ़ा सकता है कि दूसरा देश डर से उसके साथ युद्ध ना करे। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ये सभी ऑप्शंस एक देश के पास होते हैं युद्ध की स्थिति में। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथा हमसे पूछ रहा है कि अपरोध का क्या अर्थ है। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, युद्ध को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी युद्ध में अलग रहना, ऑप्शन सी युद्ध की आशंका को रोकना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध की आशंका को रोकना। क्योंकि जब अपरोध का अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें तो अपरोध का अर्थ ये होता है कि मानो ए और बी नाम के दो अलग अलग देश हैं। ए को हम अमेरिका समझ लेते हैं और बी को हम यूएसएसआर यानी सोवियत संघ समझ लेते हैं बच्चों। तो हम सभी जानते हैं कि अगर अमेरिका यूएसएसआर पर अटैक करता है और इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है परमाणु हथियार से, उसके बाद भी यूएसएसआर के पास इतने परमाणु हथियार बचेंगे कि वो अमेरिका के विनाश का कारण बन सकता है। तो ऐसे में ना ही युद्ध का खतरा अमेरिका उठाना चाहेगा और ना ही युद्ध का खतरा यूएसएसआर उठाना चाहेगा। यानी जब दो देश एक दूसरे की शक्ति जानते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने के बाद भी जानते हैं कि उसके पास इतने हथियार बचेंगे कि वो हमें वापस से तबाह कर सकता है, तो ऐसे में कोई भी देश युद्ध का खतरा नहीं लेना चाहता, जिसको हम अपरोध की स्थिति कहते हैं। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध की आशंका को रोकना। प्रश्न पांचवें में हमसे पूछा गया है कि जैविक हथियार संधि कब हुई। तो बच्चों जैविक हथियार संधि जैविक हथियारों की रोक के लिए यह संधि की गई थी और ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1992, बी 1981, सी 1972 और डी 1990। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी, तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में हमसे पूछा गया है कि रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी। तो रासायनिक हथियार संधि भी बच्चों जैविक हथियार संधि की तरह ही थी। जैविक हथियार संधि में जैविक हथियारों पर रोक लगाया था, उसी तरीके से रासायनिक हथियार संधि में रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। ऑप्शन ए हमें दिया गया 1972, ऑप्शन बी हमें दिया गया 1981, ऑप्शन सी हमें 1992, ऑप्शन डी 1999। बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन में 1993 आएगा। ये पीडीएफ बनाते टाइम मिस प्रिंट हो गया है, जिसकी वजह से 1992 निकल गया है। तो बच्चों जैविक हथियार संधि 1993 में हुई थी, तो उसे ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट है। प्रश्न सातवें में हमसे पूछा गया है कि जैविक हथियार संधि में कितने देश शामिल थे, यानी कितने देशों ने भाग लिया। ऑप्शन ए 150 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 151 से ज़्यादा, ऑप्शन सी 152 से ज़्यादा और ऑप्शन सी 155 से ज़्यादा। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 155 से ज़्यादा। और आप अगर गूगल वगैरह करके देखोगे तो टोटल 184 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किया है, यानी उसमें भाग लिया है। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 155 से ज़्यादा। हमने यहाँ पर ज़्यादा लिख रखा है, तो डी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि रासायनिक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया। ऑप्शन ए 1960 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 1981 से ज़्यादा, ऑप्शन सी 1991 से ज़्यादा और ऑप्शन डी 1992 से ज़्यादा। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 181 से ज़्यादा। और आप अगर बच्चों गूगल पर सर्च करते हैं तो 192 के आसपास
आपको डाटा देखने को मिलेगा, यानी 192 कंट्री ने रासायनिक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी इसमें भाग लिया है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 181 से ज़्यादा। प्रश्न 9 में हमसे पूछा गया है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 1972, बी 1981, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1999। तो बच्चों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई थी, और जिसमें मिसाइलों के प्रतिबंध पर रोक लगाया गया था अमेरिका और यूएसएसआर पर। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर मिसाइलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका और यूएसएसआर जैसी कंट्रियों पे, और ये संधि 1972 में हुई थी। तो हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से खतरे के नए स्रोत हैं। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी निर्धनता, ऑप्शन डी महामारी और ई उपयुक्त सभी। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ये सभी खतरे के नए स्रोत माने जाते हैं, तो ऑप्शन ई हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि अप्रवासी कौन होते हैं। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, ऑप्शन बी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ते हैं, ऑप्शन सी जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अप्रवासी का अर्थ होता है जो अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़ते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो अपनी मर्जी से देश छोड़ते हैं। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि शरणार्थी कौन होते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी ऊपर पूछा गया है कि अप्रवासी कौन होते हैं, तो अप्रवासी वो होते हैं जो अपनी मर्जी से देश छोड़ते हैं। उसी प्रकार से शरणार्थी कौन होते हैं, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए जो अपनी मर्जी से देश छोड़ते हैं, ऑप्शन बी जो युद्ध की, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ते हैं, ऑप्शन सी जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरणार्थी वो होते हैं जो युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार होने के कारण अपने देश को छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में हमसे पूछा गया है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं। फिर से ऑप्शन हमें सेम दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, यानी अपना देश छोड़ते हैं, ऑप्शन बी जो युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ते हैं, और ऑप्शन सी जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं उन्हें हम आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन बी हमें दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हमें दिया गया है पेरिस समझौता, और ऑप्शन डी हमें दिया गया है शिमला समझौता। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा समझौता था बच्चों, जिसमें ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं, जो वैश्विक ताप वृद्धि का कारण मानी जाती हैं, उनके उत्सर्जन पर प्रतिबंध, यानी उनके उत्सर्जन को कम से कम करने की दिशा में निर्देश दिए गए थे, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अंदर देखते हैं। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल आपको बच्चों अगले चैप्टर 8वें चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों वाले चैप्टर में बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल आपको पढ़ाया गया है। अगर आप क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, जाकर जल्दी से ज्वाइन करें और वहाँ से अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।